नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कोरबा, अब्दुल्लागंज और उन्नाव की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां मेडिकल कॉलेज में मूलभूत सुविधा न होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरबा मेडिकल कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इलाज के लिए रोजाना यहां 1500 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन मरीजों और उनके परिजन को शौचालय की सुविधा के लिए भटकना पड़ रहा है। करीब 200 से अधिक लोगों के लिए केवल 2 शौचालय हैं, जिसमें दरवाजा तक नहीं है। मजबूरी में परिजनों ने खुद ही शौचालय पर पर्दा लगा दिया ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। बताते चलें कि ट्रॉमा सेंटर के लिए इस भवन का निर्माण हुआ था, जो अब जिला अस्पताल का हिस्सा बन गया है। नीचे हॉल में ही परिजनों के लिए बेड लगाया गया है, मगर यहां सुविधाओं की भारी कमी है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट ने जल्द की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। वो पूरी तरह चरमराई हुई है, वहाँ दरवाजा नहीं। कोई अगर ऑपरेशन करके आते हैं, उसके परिजन मान लो लेडीज है और हम पुरुष प्रसाधन में जा रहे हैं और उसका दरवाजा नहीं है, तो उस लेडीज को पुरुष के प्रसाधन में खड़ा होना पड़ रहा है। ये बहुत ही अत्यधिक मतलब ये कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज है, ऐसा व्यवस्था है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि उसको तत्काल सुधार और व्यवस्था करें। शौचालय में क्या है, दरवाजे है ही नहीं है और दरवाजे के पास दरवाजा लग जाता तो कोई परेशानी नहीं होता। उससे परेशानी यही हो रहा है कि भाई जा रहे हैं तो वो झांक रहे वो झांक रहे, लाइन लगाना भी पड़ जा रहे हैं बहुत। तो दरवाजा के सामने में भी हमारा जो आज ये चद्दर को लगा दिए भाई, हम लोग के पास घर के ला के चद्दर जो साथ के ओढ़ने के लिए लाया था, उसको हम लोग देखा तो 2-4 दिन के लिए बारे भी लगा दिए, जब तक हम लोग रहेंगे कह के लगाया है। हमारे दास जी का ये चद्दर है, जो भी भाषण दिया है वो भी उसी का ही चद्दर है। दूसरा महीना है जिसमें नया दरवाजा हम प्लास्टिक का लगाते हैं और असामाजिक तत्व है जो भी है अटेंडर दरवाजों को तोड़ देता है। हमारे पुराने बिल्डिंग में भी ऐसी है कि 2 जगह उन्होंने तोड़ दिया है। तो सैटरडे को वहाँ पे जाके हम लोगों ने वहाँ पे अब लोहे का फ्रेमिंग का दरवाजा बनाने के लिए बोला गया था और आज शाम तक वहाँ पे लोहे का फ्रेम का दरवाजा वहाँ पे लग जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है और जिस वजह से अब मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ पहुंचने वाले जो परिजन हैं वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, क्या स्थिति है मेडिकल कॉलेज की और कब से ये समस्या व्याप्त है? जी नेसे मैं बताना चाहूंगा कि जिला मेडिकल कॉलेज में मरीजों का व्यवस्था तो यहाँ पे रखने के लिए है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी जो मौसमी बीमारी है जिस वजह से अभी हॉस्पिटलों की जनसंख्या अभी काफी बढ़ गई है। हालांकि ओपीडी की संख्या की अगर बात करें तो लगभग एक दिन में लगभग 1000 से 1200 ओपीडी की संख्या यहाँ पे है। और देखा यह भी जा रहा है कि मरीजों को रखने के लिए बेड भी कम पड़ जा रही है। और मेडिकल कॉलेज में फिलहाल अभी जो नीचे में हॉल में है वहां पे अभी बेड लगाया गया है। लगभग वहां पे 80 से 90 मरीजों को हॉल में रखा गया है, जो उनके लिए पर्याप्त भी बेड है। लेकिन देखा जा रहा है कि हॉल होने की वजह से वहां पे शौचालय में जो है काफी समस्याओं का जो परिजन है और जो मरीज है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो शौचालय का जो दरवाजा है वहां पे दरवाजा पूरी तरह से टूटा हुआ था, तो जिसको परिजनों ने ही वहां पे पर्दा लगा करके अपना काम चला रहे थे। लेकिन जब इस बात की संज्ञान जब हमने डॉक्टर के जो है डॉक्टर जाटवार जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने दरवाजे के लिए ऑर्डर तो कर दिया लेकिन अभी लग नहीं पाया है। हालांकि हमारे खबर दिखाए जाने के उपरांत जो है डॉक्टर जाटवार ने वहां पे तत्काल लोहे का दरवाजा लगवा दिया गया। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिला मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी अगर शौचालय जैसे जगहों पे दरवाजा नहीं होना बहुत बड़ी विडंबना है ये। और हालांकि देखा जा रहा है कि अगर 80 से 90 मरीज भर्ती है और उनके साथ एक अटेंडर भी होते हैं, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो लगभग 200 मरीजों के लिए 200 लोगों के लिए जो है शौचालय जो है कम पड़ जा रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जिला मेडिकल कॉलेज की एक घोर लापरवाही यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जी नैन्सी। बिल्कुल वाकई कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि शौचालय में गेट नहीं था, उसके बाद जो वहां के मरीज थे, जो लोग थे, उन्होंने ही पर्दा डालकर इंतजाम किया और उसके बाद जाकर फिर अनादि टीवी की खबर जब प्रकाशित की गई उसके बाद असर हुआ, तब जाकर गेट लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो ओपीडी में रोजाना 1000 से 1500 मरीज आ रखे हैं, इसके अलावा भी जो मरीज हैं, जो अटेंडर उनके साथ आते हैं, वहां पर रुकना उन्हें पड़ता है, तो मरीजों के लिए क्या यहाँ पर जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अचानक से कभी बिजली गुल हो जाती है या फिर जो पर्याप्त संसाधन है, मशीनें हैं, वो उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जांच कराने के लिए प्राइवेट किसी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिससे उनकी जेब पर भी भार आता है। जी नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा कि जिला मेडिकल कॉलेज में लगभग तो सभी मशीनें जो है यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन हालांकि कभी कभी सोनोग्राफी के लिए बाहर जाना पड़ता है मरीजों को, लेकिन उसका जो भुगतान जो होता है जिला अस्पताल वहन करती है। और कुछ समय ऐसा भी होता है कि जो मरीज अपने स्वयं से जाना चाहते हैं, वो स्वयं से जाके अपना इलाज कराते हैं, मतलब सोनोग्राफी कराते हैं, और जो उनका जो खर्च है स्वयं उनको उठाना पड़ता है। लेकिन जिला प्रशासन तक देखा जाए तो जिला प्रशासन जिला मेडिकल कॉलेज को लगभग सारी मशीनों की जो सुविधाएं है यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है। और हालांकि यहाँ पे अगर परिजन अटेंडर की जो रुकने की भी बात है, तो रुकने के लिए यहाँ पे बगल में रैन बसेरा भी बनाया गया है, जहाँ पे अटेंडर जो है अपनी आसानी से रुक सकते हैं। यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी यहाँ पे मुफ्त में खाना खिलाया जाता है जो अटेंडर होते हैं या भर्ती जो मरीज है उनको। तो इस प्रकार से अगर जिला प्रशासन के द्वारा जो है जिला मेडिकल कॉलेज में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। बिल्कुल, यानी कि जिला अस्पताल है उसमें कहीं ना कहीं मरीजों के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। अगर संभव हो चंद्र कुमार, तो आसपास जो लोग हैं, जो परिजन मरीजों के साथ पहुंचे हैं, उनसे चर्चा कीजिएगा और उनसे भी ये जानिएगा कि क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं और फिलहाल किन परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। जी नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं जहाँ पे हूँ जिला मेडिकल कॉलेज के बाहर में ही खड़ा हूँ मैं, लेकिन अभी जो मेरे पीछे में जो देख रहा है ये पूरे अटेंडर नहीं, ये ओपीडी के मरीज है। और ये मरीज जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के बाद यहाँ पे जो पीछे में जो लाइन जो दिख रही है मेडिसिन लेने की यहाँ पे लाइन है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। समस्या आ रही है कि नहीं, क्या है जिला अस्पताल में, जिला मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था सही है? काम तो सही लग रहा है, खाना वाना समय पे डॉक्टर आते हैं, दवाई वगैरह? सही सर। तो निश्चित तौर पे नैन्सी, यहाँ पे जो जिला मेडिकल कॉलेज में है जो व्यवस्था यहाँ की काफी अच्छी बता रहा है। यहाँ पे जो अटेंडर है, जो मरीज का अटेंडर है, तो काफी व्यवस्था बता रहे हैं, खाना से लेकर के दवाई का, और डॉक्टर जो समय पे आते हैं और वहाँ पे मरीजों को देख रेख करते हैं, वो सारा चीजों को जो अटेंडर है बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन चंद्र कुमार, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जो अंदर की जो स्थिति है अस्पताल की, वो काफी जर्जर भी है। कई जगह पर ऐसे हैं कि जो छत है वो भी कहीं ना कहीं छत से जो खुले तार बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए अब करंट लगने की भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो खुले तार हैं, और कई जगह पर तो जो ऊपर की छत है वो भी टपकती हुई नजर आ रही है। जी नैन्सी, इससे पहले जो मेडिकल कॉलेज जो बनाया गया था, मेडिकल कॉलेज जो बना हुआ है, वो पहले ट्रॉमा सेंटर के नाम पर यहाँ पे संचालित हुआ करे। प्राइवेट संस्थान को ट्रॉमा सेंटर में चलाने के लिए दिया गया था। जब ट्रॉमा सेंटर, जब कोविड काल में जब ट्रॉमा सेंटर को यहाँ से हटाया गया, तो हटाने के बाद जो है वो स्थिति काफी वहाँ की जर्जर हो गई थी। लेकिन अभी मौसमी बीमारी के बाद जो है, और दूसरी बात मेडिकल कॉलेज बनने के बाद वहाँ पे मरीजों के लिए नीचे में जो हॉल का व्यवस्था किया गया है, तो हॉल बहुत ही दयनीय स्थिति है। जो छत जो है काफी टूट चुकी है, जर्जर हो चुकी है। हालांकि अभी आनंद फानंद में जो है मरीजों की जो संख्या भी बढ़ी है यहाँ पे मौसमी बीमारी की वजह से, तो वहाँ पे हॉल पे इस प्रकार के भी तत्कालिक व्यवस्था उसको बनाया गया है। और जो रूम की जो जर्जर हालत, जो छज्जा दिख रही है, फिलहाल वो पहले से है, अभी उससे किसी प्रकार का कोई रेनोवेट का काम नहीं किया गया है, जिससे कभी भी वो गंभीर दुर्घटना उससे घट सकती है, छज्जा गिर सकती है। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ पे जो मेडिकल के जो स्टाफ है, जहाँ पे बैठते हैं, नर्स जहाँ बैठते हैं, ठीक उसी के ऊपर का ये जो छज्जा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा सेंटर पहले बनाया गया था,
अगर उस भवन की बात करें तो वो भवन दयनीय स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर इलाज की यदि बात करें तो मरीजों को इलाज ठीक मुहैया कराया जा रहा है। मरीजों का यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं या टेंडर के लिए जो व्यवस्था है वो स्थानीय प्रशासन, जिला जो अस्पताल प्रबंधन है उनके द्वारा पुख्ता किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे एमपी के अब्दुल्लागंज ब्लॉक की, जहां गौशाला का निर्माण तो करवाया गया लेकिन उसका संचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो एमपी में अब्दुल्लागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत सालकनी में लगभग 37 लाख रुपए की लागत से 3 साल पहले गौशाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज तक उसका संचालन शुरू नहीं हो सका। स्थिति इतनी बदहाल है कि गौशाला में टीन तक नहीं है, जगह जगह दरारें पड़ गईं और गेट भी टूट गए हैं, मगर जिम्मेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेसहारा गायों और गौवंशों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनवाई गई थी ताकि सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सहारा मिल सके, लेकिन संचालन न होने के कारण इन गौशालाओं का उद्देश्य अधूरा रह गया। नतीजा ये रहा कि गाय सड़कों पर भटकने को मजबूर है और आए दिन हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा रही हैं। ये स्थिति जिम्मेदारों की उदासीनता और लापरवाही को साफ उजागर कर रही है। भैया देखा जाए तो घटनाएं तो आज से नहीं हमेशा से हो रही हैं और आए दिन होती हैं। ये रही 2-3 दिन से कंटिन्यू घटनाएं हो रही हैं। जैसे काली मंदिर के पास एक गौ माता का एक्सीडेंट हुआ, उसमें तो आदमी भी घायल हो गया। उससे पब्लिक भी परेशान है, गौ माता भी परेशान। रेशलपुर में गौशाला बनी हुई है, वो पूरी खाली है, जितनी भी है पूरी खाली है। पूरी गौ माताएं को इकट्ठा करके आप वहाँ पे छोड़ सकते हो, वहाँ पे कोई नहीं कर पा रहा है तो वो काम आप हमें दे सकते हो, हम कर सकते हैं। हमारे नगर में है गौ रक्षक के लिए काफी बड़ी टीम है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं एक बार इसकी जांच करवा लेता हूँ। मेरे संज्ञान में आपसे ही पता चल रहा है, तो देख के यदि ऐसा किस कारण से संचालन नहीं हो पा रहा उसे दूर करके अतिशीघ्र उसे चालू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें गौशालाओं की आवश्यकता भी है। वर्तमान में अभी जो गौवंश सड़कों पर है, हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित वहाँ रह सके। 1-2 दिन में ही जांच करवा के उचित कार्रवाई तो करें। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई ग्राम पंचायत सलकनी एवं अपने ग्राम पंचायत नमूदा के बारे में, जो गौशाला के जो है इस तरीके से उसकी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है संबंध आपने जो जानकारी दी। इस संबंध में मेरे द्वारा यहाँ से एक जांच समिति का गठन किया जाएगा और जांच समिति से मेरे द्वारा डायरेक्शन दिए जाएंगे कि वो जल्द से जल्द मुझे प्रतिवेदन दे दें और प्रतिवेदन के आधार पर मैं जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई है वो जिला पंचायत को प्रदर्शित करूँगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कहा जा रहा है कि यहाँ गौशाला का निर्माण तो हुआ, लाखों रुपए भी इस निर्माण में लगाए गए, लेकिन आज तक गौशाला कभी शुरू ही नहीं हो सकी। इस गौशाला में गौवंशों को रखा ही नहीं गया। जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए हर पंचायत स्तर पर जो है गौशालाओं का निर्माण किया है। ये गौशालाएं 37 लाख 38 लाख में बनकर तैयार हुई है, लेकिन 2021 से लेकर अभी तक निर्माण होने के बाद इन गौशालाओं का संचालन तक नहीं हो पाया है। ये गौशालाएं जस की तस पड़ी हुई हैं, जर्जर अवस्था में आने लगी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ना तो यहाँ पे ग्राम पंचायत इसका संचालन कर रही है, ना ही किसी अन्य संस्था को ये दी जा रही है। ये सारी की सारी गौशालाएं जो हैं इसी तरह पड़े। आप मेरे पीछे गौशाला जो बनी हुई है ये ग्राम पंचायत अमोदा के अंतर्गत बनी हुई है। ये गौशाला भी निर्मित की गई है, लेकिन पिछले 3 सालों से निर्माण के बाद में ये जो है पूरी की ऐसी खाली अवस्था में पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इतना कीचड़, इतना वो समस्या है इसके अंदर, ना तो गाय है ना कुछ है। ये जो 37 लाख से बनाई गई गौशाला है ये पूरी की पूरी तरह अब बर्बाद होने की कगार पे आ गई है। संबंधित ग्राम पंचायतें भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं इसका संचालन करवाने में जिनकी जवाबदारी है,
जी अमित, बात करेंगे। ये गौशाला के संबंध में लगातार लंबे समय से जो है आवाज उठा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत तो ये करे और जो गौवंश रोड पे आवारा घूम रहा है उनको इसमें रखा जाए। लेकिन अमित, क्या कारण है, क्या वजह है कि 2021 में इस गौशाला का निर्माण होता है, लाखों रुपए इस निर्माण कार्य में लगाए जाते हैं, लेकिन अब तक सालों बीत जाने के बाद भी इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है? कहीं ना कहीं बिल्कुल नैन्सी, देखा जाए तो ये उनकी उदासीनता है, अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये जो गौशालाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है, या तो किसी प्रकार की नीति है कहीं ना कहीं जिसके कारण गौशालाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक गौ सेवक हैं इस ग्राम के, हम इनसे बात करेंगे कि कब से ये परेशान है और कब कितनी समय से बनी हुई है गौशाला। सोहम पाठक है मेरा नाम। क्या समस्या है गौशाला को लेके? 5 साल से गौशाला बनी हुई है, गौशाला जर्जर हालत में खड़ी हुई है और उसमें किसान लोग जो है परेशान होते हैं। धान के टाइम को सीबेट देते हैं, उनके लिए ना कुछ जा रहा है कुछ बचता है, और सरपंच कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं आया, इस चक्कर में हम गौशाला चालू नहीं कर सकते। ये गौ सेवक हैं जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का कहना है कि पर्याप्त फंड नहीं मिल पाने के कारण हम इस गौशाला का संचालन नहीं कर पा रहे। वहीं जब अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि गौशाला का संचालन नहीं हो पा रहा है। अब जब इस तरह की जानकारी उनको दी गई तो उन्होंने जांच कर प्रतिवेदन बुलवाया है ग्राम पंचायतों से और जल्द से जल्द व्यवस्था को सुचारू करने की का आश्वासन भी दिया है। बिल्कुल, यानी कि जब खबर प्रकाशित की गई, जब जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचाई गई, उसके बाद अब जिम्मेदार इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि सालों से बंद पड़ी ये गौशाला आखिर कब शुरू होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, और अब बात करेंगे उन्नाव के शुक्लागंज की, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर बाढ़ का पानी भर गया है। और उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते नगर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। शुक्लागंज के कई मोहल्ले की गलियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं। चंपापुरवा, राजीव नगर, फतेहपुर और गगनी खेड़ा समेत कई मोहल्लों में पानी घुसने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बता दें कि स्थिति बिगड़ते देख राजीव नगर, गोताखोर, हुसैन नगर और नई बस्ती के सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। प्रशासन ने राहत कार्य तेज करते हुए 48 नावों की व्यवस्था की है और बाढ़ का सबसे गहरा असर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। नेतुआ गांव के बच्चे सरैया प्राथमिक विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे। लगातार बढ़ रहा है, जिससे उन्नाव के शुक्लागंज में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पे लोग जो है लगातार बढ़ते जल स्तर से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहाँ के जो मकान हैं वो आधे आधे डूब चुके हैं और प्रशासन की ओर से हालांकि यहाँ पे 2 नाव की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को आना जाना, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पे जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो लोगों को खाने पीने का सामान तो पहुंचाया गया है, लेकिन जैसे और भी समस्या है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, जो कामों पे अपने नहीं जा पा रहे हैं। जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मकान हैं लोग उनको खाली कर चुके हैं। आधे से ज्यादा मकान जो लोग खाली करके जा चुके हैं। इसमें एक समस्या ये भी बनी रहती है कि बंद मकानों में चोरी का खतरा जो है वो भी लगातार बढ़ा रहता है। इस वजह से जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो लोगों ने बताया कि जो हम सुविधाएं ना होने के बावजूद यहाँ पे मकानों को खाली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंद मकानों पे चोरी, जो लोग चोर हैं चोरी कर लेते हैं, जिससे जो लोगों की गृहस्थी है वो तबाह होती है, वो बर्बाद होती रहती है। और यहाँ पे बिजली व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, बिजली को काट दिया गया है। इससे लोगों को अंधेरा होते ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये मकान पूरी आधे मकान जो है वो
गंगा के और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मोहम्मद आमिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आमिर, क्या स्थिति है? चूंकि इसके पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घर लगभग जो आधे हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। बच्चे किस तरह से परेशान हो रहे हैं, नाव का सहारा लेकर अब उन्हें अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। फिलहाल क्या स्थिति है उस इलाके की? जी नैन्सी जी, आपको बता दें कि गंगा जो है लगातार अपने रौद्र रूप में है। जो गंगा का पानी है वो शहरी क्षेत्रों में लगातार अंदर की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें उन्नाव की, तो उन्नाव में टोटल 6 तहसीलें हैं, जिनमें से 4 तहसीलें जो है बाढ़ की जद में है, जिसमें से फतेहपुर बांगर में वो सदर तहसील जो है उसमें ज्यादा इलाकों में पानी का जलभराव है। जो भी लोगों के जो बस्तियां हैं, आबादी की बस्तियां हैं, जो उनके अंदर पानी जा चुका रहता है। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्थाएं की गई हैं और राहत सामग्री पहुंचाने की बात कही जा रही है। लेकिन जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो कैंप बने हुए हैं प्रशासन की ओर से, कैंप तक तो मदद पहुंच रही है, लेकिन जो लोग अंदर बाढ़ में अभी भी फंसे हुए हैं, जो लोगों ने मकान अपना नहीं खाली किया, उनको लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो रोज सामान्य रोज लोग हैं उनको अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। जो किसान हैं, अगर आपको बता दें, हजारों बीघे फसल जो है उससे बर्बाद हुई है। किसान का बड़ा तबका जो है वो यहाँ पे जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है। जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है, उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो क्या कोई अभी तक मदद यहाँ पहुंचाई गई, राहत कार्य यहाँ पर पहुंचाया गया? चूंकि जो लोग इन घरों में रहते थे उन्हें कहीं विस्थापित किया गया हो या कोई राहत उन तक पहुंचाई गई हो? जी नैन्सी, आपको बता दें प्रशासन की ओर से कैंप जगह जगह पे बनाए गए हैं लोगों के रुकने के लिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे अभी भी लोगों ने मकान नहीं खाली किए, उनसे जब बात की गई तो साफ तौर पे कहना है कि अगर मकान को हम खाली करते हैं तो इसमें चोरी का डर जो है लगातार बना रहता है। इस वजह से अपने मकान नहीं खाली किए। जो कैंप है तो मदद पहुंच रही है, लेकिन जो अभी भी पानी के बीच में लोग फंसे हैं, बड़े काफी एरिया जहाँ पे 1 या 2 नाव की व्यवस्था है, जिससे ऐसे लोगों को काफी समय तक छोटी छोटी चीजों के लिए नाव के आने का इंतजार करना पड़ता है। मूलभूत सुविधाएं हैं उससे परेशान हो रहे हैं। स्कूल बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, उनको जाने में और आने के लिए घंटों नाव पर करना पड़ता है। जो बिल्कुल आमिर, तस्वीर भी दिखाइएगा, क्योंकि आपके पीछे हम जहां तक नजर पहुंच पा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है और जो घर हैं वो भी लगभग जलमग्न ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नैन्सी जी, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जिस तरीके से जो मकान है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जलमग्न हो चुके हैं। आधे मकान डूबे हुए थे। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो गंगा का जलस्तर है वो आज जो है कल के देखते हुए कुछ सेंटीमीटर का गिरावट इसमें देखी गई है। लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वहाँ जो यहाँ पे अंदर फंसे हुए लोग हैं, उनको लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो परेशानियां हैं उन पर जूझ रहे हैं और छोटी छोटी समस्याएं हैं। एक तो बिजली को यहाँ पे काट दिया गया है, शाम होते जो अंधेरा हो जाता है और पानी भरे होने की वजह से लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो जहरीले कीड़े होते हैं वो घरों में देखे गए, में भय का माहौल है। वाकई, और कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का पूरी तरह से जो उनके घर हैं वो जलमग्न हो गए हैं, पानी घरों में घुस चुका है। और ऐसे में अब इंतजार रहेगा गंगा के जलस्तर में गिरावट का, कि गंगा का जलस्तर कम हो, जिससे कि अब लोगों का वापस जो जीवन है वो पटरी पर आ सके। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।